नमस्कार दोस्तों, विकास बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पाचन तंत्र संबंधित भाग 2 वीडियो बना रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने पाचन तंत्र का भाग 1 वीडियो को देखा था। उसमें हम लोग जो है बहुत सारे पार्ट को कवर किया था। उसमें विशेष करके हमने माउथ वाले पार्ट को कवर किया था कि माउथ से किस तरीके से भोजन का पाचन होता है, कैसे क्रिया प्रारंभ होती है, प्रक्रिया वहाँ से, और पाचन तंत्र के बारे में भी समझा था। तो पिछले वीडियो को हम थोड़ा रिकॉल करते हैं कि हमने बताया था पिछले वीडियो में कि हमारा जो पाचन तंत्र है उसे 2 भागों में हम लोग बांटकर देखते हैं। पहला अंग और दूसरा ग्रंथि। अंग के अंतर्गत जितने सारे हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं जो कि पाचन क्रिया में सहायता करते हैं या संलग्न होते हैं, वह हमारे पाचन अंग कहलाते हैं। और ग्रंथियां जितने सारे भाग लेते हैं हमारे पाचन की प्रक्रिया में, वे सारे पाचन ग्रंथियां कहलाते हैं। तो अंग की हम बात किए थे कि क्रमानुसार मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, ये सारे हमारे पार्ट्स हैं जो कि पाचन की क्रिया में भाग लेते हैं। अगर ग्रंथियां की बात करें तो लार ग्रंथियां, जठर ग्रंथि या अग्नाशय, लीवर, जिसे कि यकृत भी कहा जाता है, ये सारे ग्रंथियां हैं जो कि हमारे पाचन तंत्र में भाग लेते हैं। तो हमने अंग में पहले मुख को पढ़ा था। मुख के अंदर हमने देखा था कि हमारा जो भोजन है वह सबसे पहले कहाँ पाचन शुरू होता है, हमारे मुख में पाचन शुरू होता है। मतलब हमारा भोजन जैसे हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो मुख में जो है भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। तो हमारा जो भोजन का जो सबसे पहले पाचन प्रक्रिया प्रारंभ होती है वह हमारा माउथ में होता है, यानी कि मुख गुहा में। फिर मुख गुहा के अंदर हमने बात किया था जीभ के बारे में कि जीभ के अंदर जो है एक लार ग्रंथियां पाई जाती है, जिसमें कि एक टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो कि भोजन को वहाँ से मतलब लार के सहायता से पचाने में हमारा मदद करता है। फिर हम लोगों ने दांत के बारे में पढ़ा था कि दांत हमारा किस प्रकार भोजन को पचाने में सहायता करता है, कैसे कौन से दांत भोजन को काटने में मदद करता है, कौन से चबाने में, कौन से पीसने में। तो ये सारी चीज़ को हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप जा करके हमारे प्लेलिस्ट में वो वीडियो देख ले। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वह ग्रसनी को पढ़ने वाले हैं, यानी कि दूसरे पार्ट ग्रसनी और ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, ये सारी चीज़ को देखेंगे। मुख वाला भाग जो है वो पिछले भाग 1 में कंप्लीट करवा दिया गया है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि जैसे ही हम कोई भोजन को ग्रहण करते हैं, ये हमारा मुंह है, और जैसे हम यहाँ से भोजन ग्रहण करते हैं तो मुख हमारा जो है सबसे पहले कहाँ जाता है, हमारे मुख में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। और टाइलिन नामक एंजाइम जो है वहाँ पे भोजन को पचाने में हमारी मदद करता है। तो पूछे जाते हैं प्रश्न में कि टाइलिन नामक एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, तो टाइलिन नामक एंजाइम जो है वो हमारे मुख में पाए जाते हैं, जो कि मुंह के लार ग्रंथि में उपस्थित होती है। चूँकि यह ग्रंथि का है तो हम लोग इसे ग्रंथि में और विशेष से चर्चा करेंगे कि टाइलिन जो है किस चीज़ को किस पदार्थ में परिवर्तित करता है, ये कैसे पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है। तो उस सारी चीज़ की चर्चा हम लोग ग्रंथि में करेंगे। अभी हम पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मुख्य के बाद जो हमारा भोजन जो है वह इस रास्ते से होकर जो है वह प्रवेश करता है। तो यह जो रास्ता हम देख रहे हैं इसे ग्रसनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रसनी। यानी मुख के जो पिछले भाग होते हैं, मुख गुहा के पिछले भाग जो होता है वह हमारा क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है। ठीक है, तो ग्रसनी के बारे में हम अब देखेंगे कि ग्रसनी क्या है, यह कैसे कार्य करता है और कैसे भोजन को पचाने में हमारी मदद करता है। तो आइए ग्रसनी को देखते हैं। तो ग्रसनी जो है उसे ग्रसनी की सबसे पहली बात हम क्या देखेंगे कि यह मुख का जो पिछला गुहा होता है, मुख का जो पिछला द्वार होता है वह हमारे ग्रसनी में जाकर मिलता है। यानी कि भोजन जो हमारा है वह मुख के रास्ते प्रवेश करता है और मुंह के बाद वो हमारा कहाँ जाता है? ग्रसनी में जाता है। ग्रसनी जो है इसे उभय मार्गी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उभय मार्गी कहा जाता है। क्यों उभय मार्गी कहा जाता है? तो उभय मार्ग का मतलब होता है कि जो कि 2 रास्ते का प्रयोग होता है, एक से अधिक मार्ग का यह प्रयोग होता है इसमें। तो उभय मार्गी जो है इसलिए कहा जाता है ग्रसनी को, क्योंकि यह जो है हमारे भोजन
और वायु दोनों के लिए मार्ग का कार्य करता है। याद रखिएगा, हमारा ग्रसनी जो है वह उभयमार्गी कहलाता है। उभयमार्गी क्यों कहलाता है? क्योंकि यह भोजन और वायु दोनों के लिए मार्ग का कार्य करता है, इसलिए इसे उभय मार्ग कहते हैं। मतलब कि हमारा जो ग्रसनी है, यह जो ग्रसनी है, इसमें हमारा भोजन और वायु जो हम सांस लेते हैं वायु के रूप में, वह दोनों का यह क्या है? प्रवेश द्वार है। मतलब ये दोनों का मार्ग है। जैसे हम मुख से खाना भी खाते हैं, नाक से जो हम सांस लेते हैं, तो नाक की जो ये नली होती है, यह भी हमारी ग्रसनी से जुड़ी होती है। तो भोजन और वायु दोनों जो है हमारा ग्रसनी से मार्ग करता है, वहन करता है, इसलिए ग्रसनी को उभय मार्गी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम याद रखेंगे कि ग्रसनी को क्या कहा जाता है? तो उभय मार्गी कहा जाता है। अब ग्रसनी की अगर हम बात करें, तो ग्रसनी के अगर ठीक पीछे हम जाएं, यानी कि नीचे जाएं, तो ग्रसनी के नीचे एक पल्ली नुमा संरचना पाया जाता है। पल्ली नुमा संरचना पाया जाता है, जिसे कि एपोग्लोटिस कहते हैं। ठीक है, एपोग्लोटिस कहाँ पाया जाता है? तो ग्रसनी में पाया जाता है। तो ग्रसनी के अगर पीछे अगर हम बात करें, तो ग्रसनी की सबसे लास्ट का जो द्वार होता है, यहाँ पे जो है वह एक पल्ली नुमा संरचना, नहीं कि ढक्कन, पल्ली नुमा का मतलब एक ढक्कन, ढक्कन की तरह संरचना पाया जाता है, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं? एपोग्लोटिक्स कहते हैं। यह एपोग्लोटिक्स का कार्य क्या होता है कि जैसे ही हमारे मुंह, जैसे इस नली में यानी कि ग्रसनी में भोजन और वायु प्रवेश करता है, तो चूँकि हमने जाना कि ग्रसनी में जो है भोजन और वायु दोनों का मार्ग है, तो जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो यह एपिग्लोटिक्स क्या करता है कि यह जो है श्वास नली के ऊपर आ जाता है। जो हमारा श्वास नली है, इसके ऊपर आ जाता है, और यह श्वास नली के मार्ग को क्या करता है? अवरुद्ध कर देता है, जाम कर देता है, जिसके कारण हमारा भोजन जो है वह श्वास नली में ना जा करके हमारा जो है वह ग्रास नली में प्रवेश करता है। तो यहाँ से हमने देखा कि एपोग्लोटिक्स का क्या काम है। तो एपोग्लोटिक्स का कार्य है कि हमारा जो भोजन है, जैसे ही हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो एपोग्लोटिक्स जो है वह श्वास नली के ऊपर आ जाता है, जिसके कारण भोजन जो है वह हमारा ग्रास नली में प्रवेश करता है, और हमारा जो वायु है वह श्वास नली में प्रवेश कर जाता है। तो यहाँ से हम लोग देखा ग्रसनी। अब ग्रसनी के बाद जो एपिग्लोटिस के बाद जो भोजन आता है, वह हमारा कहाँ आता है? ग्रास नली में आता है। तो अब हम देखेंगे ग्रास नली के बारे में। तो ग्रास नली जो है, अगर इसकी जो बोला जाए, तो ग्रास नली क्या करता है? यह जो है हमारा ग्रसनी और अमाशय को बीच में जोड़ता है। मतलब ग्रास नली जो हम देख रहे हैं, यह हमारा ग्रसनी है, और यह हमारा अमाशय है, और यह हमारा क्या है? ग्रास नली है। तो ग्रास नली जो है वह ग्रसनी और अमाशय को क्या करता है? जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, तो पहला बात तो हमारा हो गया ग्रास नली, जिसे कि हम लोग ओसोफिगस भी कहते हैं। तो ग्रास नली में पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया कि यह ग्रसनी और अमाशय, ग्रसनी और अमाशय को क्या करता है? जोड़ने का कार्य करता है। यह ग्रसनी और अमाशय दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। अब ग्रास नली की अगर हम बात करें, तो ग्रास नली जो होती है, इसमें फैलने और सिकुड़ने की प्रवृत्ति होती है। क्या होती है? फैलने, जिसको कि हम लोग संकोचन भी कहते हैं, फैलने या सिकुड़ने, क्योंकि ये पाइप नुमा आकार का होता है, नली ट्यूब का जैसा होता है, तो ये फैलने और सिकुड़ने जैसी होती है। सिकुड़ने यानी कि शिथिलन, इसमें फैलने और सिकुड़ने जैसी प्रवृत्ति होती है। इसी कारण से इसे जो है क्रमानुकंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रमानुकंचन कहते हैं। ये जो हमारे फैलने और सिकुड़ने की जो गति होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रमानुकंचन कहते हैं। अब हमारा ग्रास नली की अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो हमारा जो ग्रास नली है
तो यह जो हमारा नली है, यहाँ पे भोजन की गति काफ़ी धीमी होती है। यहाँ पे भोजन की गति क्या होता है, काफ़ी धीमी होती है। काफ़ी धीमी गति से हमारा भोजन जो है, काफ़ी धीमी गति से, मंद गति से हमारा कहाँ प्रवेश करेगा, यह अमाशय में हमारा भोजन प्रवेश करेगा। क्योंकि ग्रास नली जो है वह कहाँ आके जुड़ती है, हमारा अमाशय में आके जुड़ती है। तो ग्रास नली से भोजन जो है काफ़ी मंद गति से धीरे धीरे जो है वह हमारा कहाँ आके होगा, वह हमारा अमाशय में आकर मिलेगा। तो ग्रास नली में जो होता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या याद रखेंगे कि भोजन की गति काफ़ी धीमी होती है, धीमी होती है। भोजन की गति जो होती है वो क्या होती है, काफ़ी धीमी होती है। और दूसरी बात करें कि यह जो गति है, यहाँ पे जो भोजन की गति होती है, जिस गति से, जिस धीमी गति से भोजन जो है अमाशय में प्रवेश करता है, उसे हम लोग क्रमानुकंचन गति कहते हैं। जिस गति से भोजन ग्रास नली से कहाँ प्रवेश करती है, अमाशय में, अमाशय में प्रवेश करती है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्रमानुकंचन गति कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख लिया कि जिस गति से जो है भोजन धीमी गति से अमाशय में प्रवेश करती है, उसे हम लोग क्रमानुकंचन गति कहते हैं। तो यह था हमारा ग्रास नली। एक और इसमें मेन फैक्ट क्या है कि ग्रास नली में जो है वह भोजन का पाचन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ से याद रखिएगा आप लोग कि हाँ, जो ग्रास नली है ये सिर्फ एक पाइप मार्ग की तरह कार्य करता है, एक ट्यूब की तरह कार्य करता है। यहाँ पे भोजन का किसी भी तरीके से पाचन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस अंग में भोजन पाचन के किस अंग में जो है भोजन की पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है, तो वह है ग्रास नली। यानी ग्रास नली में भोजन की पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है। अब ग्रास नली के बाद जो है हमारा भोजन कहाँ आके मिला, तो वह हमारा अमाशय में आके मिला, क्योंकि ग्रास नली जो है वो हमारा अमाशय से जुड़ा होता है। तो नेक्स्ट हम अब देखेंगे अमाशय के बारे में। तो ग्रास नली से यहाँ से हमने देख लिया कि क्या कौन कौन से फैक्ट हैं। तो अब हम देखते हैं अमाशय यानी कि स्टोमैक के बारे में। अब है हमारा अमाशय। अमाशय जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमैक भी बोलते हैं। तो अमाशय जो है वह सबसे पहले हमारा क्या है कि वह जो हमारा देख रहे हैं, अगर हम इस तरीके से खड़े होते हैं, फिगर चूंकि इस तरीके से, तो ये हमारा इस साइड में अवस्थित होता है, यानी कि हमारे बाएं भाग में स्थित होता है। तो अमाशय जो है वह हमारे उदर गुहा के बाएं भाग में यानी कि लेफ्ट साइड में स्थित होता है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि यह उदर गुहा के बाएं भाग में अवस्थित होता है। दूसरी अगर हम बात करती है तो यह जो होता है वह एक थैलीनुमा संरचना होती है। कैसी संरचना होती है, थैलीनुमा, थैलीनुमा संरचना होती है। थैलीनुमा संरचना के कहने का मतलब कि इसका जो आयतन है वह बढ़ता और घटता है। अगर हम भोजन करते हैं तो इसका आयतन बढ़ता है, अगर हम भोजन जैसे जैसे पाचन क्रिया में संलग्न हो जाता है वैसे वैसे इसका आयतन जो है, आकार जो है क्या होता है, घटता है। तो अगर इसकी हम आयतन की बात करें तो इसका आयतन 1 से
3 लीटर के बीच में होता है, यानी कि 1 से 3 लीटर तक इसका आयतन होता है। इसी आयतन चूँकि 1 से 3 लीटर यानी कि बढ़ते रहा, कभी बढ़ा कभी घटा, तो इसीलिए इसकी आकृति जो होती है वो थैली नुमा की तरह होती है, यानी कि एक रबर की थैली नुमा की तरह से होती है। तो ये था हमारा आमाशय। अब इसमें सबसे मेन पॉइंट क्या है कि आमाशय में फिर अब भोजन का पाचन होगा। तो पहला हमने देखा कि मुख में हुआ, ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं हुआ, यहाँ से सिर्फ भोजन आया हमारा कहाँ, आमाशय में। अब आमाशय में भोजन का पाचन किस तरीके से होता है इसे हम देखेंगे। तो आमाशय में भोजन का पाचन, तो हम लोग देखते हैं कि आमाशय की दीवार, ठीक है, तो आमाशय की जो दीवारें हैं, यह जो दीवारें हैं यहाँ पे एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे कि जठर ग्रंथि कहते हैं। तो आमाशय की दीवार पर क्या पाया जाता है, जठर ग्रंथि पाया जाता है। पूछे जाते हैं प्रश्न में, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो वह आमाशय में पाया जाता है या आमाशय के दीवार पे पाया जाता है, वॉल ऑफ स्टोमक पे पाया जाता है। तो जठर ग्रंथियाँ, आमाशय की दीवार पर जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। ये जो जठर ग्रंथियाँ हैं ये एक प्रकार के जठर रस का स्त्राव करती है। किसका स्त्राव करती है, जठर रस, जिसे कि हम लोग गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं। तो आमाशय की दीवार पर जठर ग्रंथियां पाई जाती है और ये जठर रस जो है वह, ये जठर ग्रंथियां जो है वह जठर रस का स्त्राव करती है। और इस जठर रस में कई सारे पदार्थ और कई सारे जो है खनिज लवण उपस्थित होते हैं। इस जठर रस में क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहला जो हमारा इसका मेन कंपोनेंट है, मुख्य अवयव जो है वह है हमारा HCl। क्या है, HCl। दूसरा जो हमारा है वह है प्रोटीन, ठीक है। और तीसरा जो हमारा है वह है रेनिन। इसके अलावा जो है वह म्यूकस, यानी कि जिसे हम श्लेष्मा कहते हैं, उसका भी यह स्त्राव करता है, श्लेष्मा, या जिसे कि म्यूकस कहते हैं। इस श्लेष्मा का कार्य क्या होता है, तो यह कार्य होता है श्लेष्मा का कि चूंकि HCl जो है वह हम जानते हैं कि HCl जो है वह काफ़ी तीव्र एसिड है, काफ़ी ज्वलनशील एसिड है। तो यह एसिड जो है वह किसी को भी जलाने में सक्षम होता है। तो यह म्यूकस श्लेष्मा जो है वह क्या करता है कि यह जो एसिड है और यह जो मतलब जठर रस होता है, गैस्ट्रिक जूस जो होते हैं वह काफ़ी ज्वलनशील होते हैं। तो यह श्लेष्मा जो है उससे हमारे अंगों को, यानी कि आमाशय को बचाने का कार्य करता है, यानी कि उसकी सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे ही अगर श्लेष्मा, जब हमारे शरीर में भोजन खत्म हो जाता है, तो भोजन खत्म हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे शरीर में जो म्यूकस है वह धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। तो जैसे ही म्यूकस कम होने लगता है हमारे शरीर में भोजन की कमी से, तो हम लोग देखते हैं क्या है कि हमारे अंदर तीव्र ज्वलन, पेट के अंदर एक तीव्र ज्वलन होने लगती है। क्यों होने लगती है कि जैसे ही हमारा श्लेष्मा यानी म्यूकस जो है वह कम होने लगता है, HCl जो है वह आमाशय में धीरे धीरे घुलने लगता है और पेट के अंदर जो है एक तीव्र ज्वलन होती है, जिससे हमको पता चल जाता है कि भूख लगी है। तो भूख का लगना जो है वह किस पे डिपेंड करता है, म्यूकस और HCl पे। जैसे ही म्यूकस की मात्रा कम होगी, HCl हमारे आमाशय में जो है वह स्त्राव होगा और तीव्र ज्वलन होगा, जिससे हमें भूख की पीड़ा होने लगती है और भूख का एहसास होता है। तो अगर तो जठर रस की बात करें तो इसमें 3 मुख्य अवयव होते हैं, HCl, प्रोटीन और रेनिन। HCl जो है हम कह सकते हैं कि यह क्या करता है, भोजन को पचाने में मदद करता है। तो एकमात्र ऐसा अम्ल है जो कि हमारे भोजन को, जो कि भोजन को क्या करता है, पचाता है। तो पूछे जाते हैं प्रश्न में कि कौन से अम्ल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं कि कौन से अम्ल जो है वह भोजन को पचाने में मदद करता है, तो वह हमारा HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो आमाशय में जो प्रोटीन होता है वह प्रोटीन जो है क्या करता है, जठर रस वह जो है प्रोटीन को जो है
पेप्टोन्स में बदल जाता है। प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल जाता है जठर रस के द्वारा। अब हम रेनिन की अगर बात करें, ठीक है, अब हम रेनिन की बात करते हैं तो रेनिन जो हमारा है वह दूध को जो है दही में बदलता है या फिर दूध को पचाने में सहायक करता है। और यह रेनिन जो है वह आमतौर पर बाल्य अवस्था में पाए जाते हैं जो बच्चे की दूध पीते हैं। तो इसे दूध पचाने का जो है ग्रंथि भी कहा जाता है, एंजाइम भी कहा जाता है। तो यह था हमारा रेनिन। तो यहाँ से हमने देखा कि आमाशय की दीवार पर जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। उस जठर ग्रंथियाँ में HCl, प्रोटीन, रेनिन, श्लेष्मा इत्यादि अन्य पदार्थ उपस्थित होते हैं। अब हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके आगे फिर हम जठर ग्रंथियाँ को जो है ग्रंथियों में भी पढ़ेंगे। यहाँ पे चूँकि हम मेन फोकस मेरा आमाशय है तो आमाशय पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। जठर ग्रंथियाँ को और विस्तार से हम लोग ग्रंथि में पढ़ेंगे, जो कि इसके दूसरे पार्ट में थे। जठर ग्रंथियाँ, लाड़ ग्रंथियाँ, अग्नाशय, लीवर, ये सब को हम और बेटर तरीके से पढ़ेंगे। तो ये था हमारा आमाशय। अब आमाशय के बाद जो है हमारा भोजन जो है वह आमाशय के बाद जो है हमारा भोजन वह कहाँ जाता है। आमाशय जो है वो पीछे की ओर से हमारा छोटी आंत में मिला हुआ होता है। आमाशय कहाँ जाके मिलता है, हमारी छोटी आंत में मिलता है। और ये पीछे से, यहाँ से दिखाई नहीं देखा चूँकि ये पीछे से जो है हमारा मिला हुआ होता है छोटी आंत में। तो आमाशय के बाद जो हमारा भोजन है वह कहाँ जाता है, छोटी आंत में। छोटी आंत की अगर हम बात करें तो छोटी आंत जो है, छोटी आंत जो है इसमें जो होता है हमारा जो है भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। तो भोजन का सर्वाधिक पाचन किसमें होता है, हमारी छोटी आंत में होता है। पूछे जाते हैं प्रश्न में कि भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, तो हमारा छोटी आंत में होता है। दूसरा अगर हम बात करें तो छोटी आंत जो है वह आहार नाल की सबसे बड़ा अंग है, यानी सबसे बड़ा भाग है। छोटी आंत आहार नाल मतलब जो हमारा आहार का जुड़े हुए नाल है उसमें जो जो अवयव पाए जाते हैं उसमें से सबसे बड़ी होती, बड़ी नहीं, सबसे लंबी होती है। और इसकी लंबाई जो होती है वह लगभग 7 मीटर की होती है। क्योंकि अब यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि यह छोटी आंत है सबसे बड़ी और बड़ी आंत तो छोटी आंत से छोटी है, तो आखिर नाम में उल्टा क्रम क्यों है। आखिर छोटी आंत को हम लोग बड़ी होते हुए भी छोटी आंत क्यों कहते हैं और बड़ी आंत को छोटी होते हुए बड़ी आंत क्यों कहते हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि छोटी आंत और बड़ी आंत आखिर उल्टा क्यों, प्रश्न यहाँ पे है कि आखिर उल्टा क्यों। छोटी आंत जो होता है क्या होता है हम लोग जानते हैं, बड़ी होती है, जबकि बड़ी आंत जो होता है वह क्या होता है, छोटी होती है। किस में छोटी होती है, तो वह लंबाई में छोटी होती है। ठीक है, लंबाई में छोटी होती है, मतलब छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है और बड़ी आंत की लंबाई छोटी आंत की अपेक्षा कम होती है। तो इसका नाम छोटी आंत और इसका नाम बड़ी आंत इसलिए रखा गया क्योंकि इसकी त्रिज्या और व्यास के आधार पर इसका नामांकन किया गया है। छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है लेकिन उसकी त्रिज्या व्यास जो है वह क्या होता है, कम होता है, इसलिए इसे छोटी आंत कहा गया है। बड़ी आंत की लंबाई कम होती है लेकिन इसकी त्रिज्या और जो व्यास होता है वह क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए इसे बड़ी आंत कहा गया है। तो यहाँ से हमने देखा कि छोटी आंत को छोटी आंत और बड़ी आंत को बड़ी आंत क्यों कहा जाता है। तो छोटी आंत के बारे में हमने देखा कि यहाँ पे भोजन का क्या होता है, सर्वाधिक पाचन
होता है और छोटी आंत आहार नाल का जो है वह सबसे लंबा भाग है। ठीक है, तो यहाँ से 2 मेन फैक्ट ही याद रखना है और यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं कि भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, तो वह छोटी आंत में होता है। अब हम बात करते हैं बड़ी आंत की। तो छोटी आंत के बाद जो हमारा भोजन है वह कहाँ जाता है, बड़ी आंत में जाता है। ये फिर पीछे यहाँ से जो है पीछे से बड़ी आंत से जुड़े हुए होते हैं, बड़ी आंत में जाता है और बड़ी आंत में जो है वहाँ पे भोजन का पाचन होता है। जो बचे हुए पदार्थ होते हैं, छोटी आंत से जो अपशिष्ट पदार्थ बचे, जो बचे हुए शेष पदार्थ हैं वह बड़ी आंत में पहुँचता है। बड़ी आंत में पहुँचने के बाद जो हमारा भोजन जो है पचता है, फिर वहाँ से जो है हमारा जो अपशिष्ट पदार्थ, शेष पदार्थ जिसे हम लोग के अपशिष्ट पदार्थ या मल मूत्र कहते हैं, मल पदार्थ जिसे कहते हैं, वह हमारा जो है मल द्वार के रास्ते से निकल जाता है। तो इस तरीके से देखा हमने छोटी आंत और बड़ी आंत। तो यह थे हमारे सभी पाचन के अंग। पहले हमने मुंह को देखा, फिर ग्रसनी को देखा, फिर ग्रासनली को देखा, आमाशय को देखा, जठर ग्रंथ और फिर छोटी आंत, बड़ी आंत। तो ये सारे भाग को हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसकी ग्रंथियों के बारे में कि कौन कौन सी ग्रंथियां हमारे पाचन तंत्र में सहायक होते हैं। जैसे लार ग्रंथियां हैं, जठर ग्रंथियां जिसकी बात हमने कहा था जो कि आमाशय में पाया जाता है, तो उसकी चर्चा करेंगे। फिर अग्नाशय की चर्चा करेंगे, फिर हमारा जो लीवर है इसकी चर्चा करेंगे। तो ये सारी ग्रंथियों की चर्चा हम करेंगे। तो यहाँ से जो मेन फैक्ट थे जो एग्जामों में पूछे जाते थे उसको मैंने क्लियर करवा दिया। और आप PDF को पढ़िए, उसमें कुछ डिटेल्स आपको मिलेंगे। यहाँ से आपको मेन फैक्ट मिल गए जो सीधे तौर पर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर लेकर आएंगे ग्रंथियों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।